ठीक है, आज से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो है हाईवे इंजीनियरिंग का। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग को ही नॉर्मली हम रोडवे इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लेवल सरफेस पे कोई रोड बनाते हैं तो हम रोड बनाने के लिए उसमें कुछ लेयर्स बिछाते हैं। और जब ये लेयर्स बिछ जाती हैं तो ये लोकल जो सरफेस होता है उससे थोड़ी ऊंचाई पर बन जाती है, ये जो हमारा पास में बनता है। तो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो इसलिए हम इसको हाईवे इंजीनियरिंग कह देते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का वो पार्ट है जहाँ पर हम किसी रोड की प्लानिंग को, उसके डिज़ाइन को, उसके कंस्ट्रक्शन को, ऑपरेशन को और मेंटेनेंस को देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिफिनेशन। अब ये जो हाईवे इंजीनियर जो होगा, तो हाईवे इंजीनियर क्या करेगा? कहीं पर भी जब हम रोड प्लान करेंगे तो वहाँ पर वो एसेस करेगा कि वहाँ पर ट्रैफिक कितना जा रहा है। ठीक है, जो ट्रैफिक जा रहा है उससे लोड कितना आ रहा होगा, रोड पे जो लोड आ रहा है उसको डिवाइड करने के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे रोड बनाने के लिए, उस मटेरियल्स की थिकनेस कितनी होगी, या एक तरह से टोटल रोड की थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, इस रोड को हम पेवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं उसको हम कहते हैं पेवमेंट। उसकी थिकनेस कितनी होगी ये बताएगा वो। और जब ये रोड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ेगी तो कहीं पर हमको कर्व देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एकदम सीधी रोड तो बन नहीं जाती और हमको कहीं कहीं पर ग्रेडियंट देना होगा। तो कहाँ पर ग्रेडियंट देना है, कितना ग्रेडियंट देना है, कर्व कहाँ पर देना है, ये सब चीज़ों को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो जो हाईवे इंजीनियर होगा वो ये भी डिसाइड करेगा कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसा हो। तो अब ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। ठीक है, जो रोड बननी है वो कहाँ से कहाँ तक बननी है और कैसे बननी है। उसके बाद हम कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग या ट्रैफिक एनालिसिस। यानी जब अगर डिसाइड हो गया कि रोड यहाँ से यहाँ तक बननी है तो कितना ट्रैफिक जाएगा और उस ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। फिर हम देखते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जो मैंने अभी बताया। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइन का एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ आती है। अभी ये समझ लीजिए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है। दो पॉइंट से जुड़ने के लिए बीच बीच में जितने भी फीचर्स होते हैं जैसे कर्व, ग्रेडियंट, इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। और उसके बाद आता है हमारा पेमेंट। तो जो पेमेंट है या पेमेंट डिज़ाइन है, इसमें हम पढ़ते हैं पेमेंट मटेरियल क्या होगा और उसकी थिकनेस कितनी होगी। और फिर हम आगे इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और हिल्स में रोड हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान पर रखते हैं, ड्रेनेज रोड्स का कैसे होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में है। मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है हाईवे इंजीनियरिंग को। ठीक है, अच्छा, अब जैसे बात आती है प्लानिंग की। सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि सपोज जैसे आप किसी एरिया में हैं और एक ऐसे लीजिए, मान लीजिए कि एक दिल्ली है यहाँ पर और यहाँ पर है आगरा, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसा करो कि इनके बीच में एक यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है कि आगरा में तो ताजमहल देखने के लिए फॉरेन से खूब सारे टूरिस्ट आते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली में उतरते हैं और वहाँ से जाते हैं आगरा तक। तो इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर ट्रैफिक आ गया एयरवेज़ का। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा करो कि जब मोस्टली टूरिस्ट को आगरा ही जाना है तो ऐसा करो कि बीच में ही एक एयरपोर्ट बना दो। जिससे क्या होगा कि जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएंगी और जो लोग आगरा में जाके ताजमहल देखने के इच्छुक हैं वो डायरेक्टली इस एयरपोर्ट में आए। इससे क्या होगा कि दिल्ली के एयरपोर्ट में ट्रैफिक थोड़ा कम होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वहाँ पर उतार सकते हैं। अब जब यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का प्लान किया गवर्नमेंट ने, तो इससे क्या होगा कि आसपास के जो शहर हैं उनको भी लगा कि यार ये एयरपोर्ट हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है, दिल्ली तक जाना पड़ता था अब तक एयरपोर्ट के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, अपने जो उनके वो होंगे विधायक होंगे या एमपी होंगे, उनसे उन्होंने बोला कि हमको एक रोड की ज़रूरत है अपने एरिया में जो हमारे शहर को नया एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे जोड़ सके। ठीक है, अब ये विधायक क्या करेगा, आपकी बात सुनेगा, जनप्रतिनिधि है। उसने क्या किया, मिनिस्ट्री में अपनी बात रखी कि हमारे एरिया के लोगों को एक सड़क की ज़रूरत है जो वहाँ से एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट तक जाए। मिनिस्ट्री क्या करेगा, जो वहाँ का गवर्नमेंट का रोड्स डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट को भेजेगा अपना प्रपोजल कि देखिए यहाँ पर जो रोड बनानी है क्या फीजिबल है बनाना या नहीं। फीजिबल है या नहीं का मतलब क्या है कि सपोज़ अब यहाँ से, सपोज़ अगर कोई शहर है, मान लो मथुरा ही हो गया, अब यहाँ से जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ तक की हम रोड तो बना दें, लेकिन
जितना खर्चा सरकार का आए उतना खर्चा हम टैक्स रूप में वसूल ही ना पाएँ, या ऑपरेशन उतना ज़्यादा वहाँ पर ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना आए, तो क्या होगा कि हमने रोड इतनी महंगी बना दी पर वहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, सरकार टोल टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर पा रही है और उसकी यूटिलिटी भी नहीं हो पाई। तो इसलिए सबसे पहले हमको फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि रोड बनाना सही है भी या नहीं। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जो वहाँ का रोड्स डिपार्टमेंट था स्टेट का, उन्होंने उनको कहा कि ऐसा करो, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो। तो रोड्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, किसी प्राइवेट एजेंसी को या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या करेगा, एक तरह से काम सौंपेगा, ठीक है, एक अंडरटेकिंग देगा कि पता करो कि ये जो रोड बनानी है ये फिजिबल है कि नहीं। अब वो प्राइवेट एजेंसी क्या करेगी, पूरा दौरा करेगी, एक प्रिलिमिनरी सर्वे करेगी और देखेगी कि कहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या रास्ते में हिल बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा है, वैली बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में बहुत सारी नदियाँ क्रॉस कर रही हैं तो हमको बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ जाएंगे। तो वो क्या करती है, एक तरह से कॉस्ट, उनका मेजर पर्पज होता है कि कॉस्ट देखना कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना चला जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, फिजिबिलिटी असेसमेंट करेंगे और वापस रोड्स डिपार्टमेंट को अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब सपोज अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मतलब डिसाइड हो गया, असेसमेंट कर लिया कि हाँ यहाँ पर रोड बनाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होगा, तो रोड्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, किसी दूसरे एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी को या इसी प्राइवेट एजेंसी को बोलेगा कि अब आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डीपीआर से भी कहते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी ये जो रोड प्रोजेक्ट है इसकी पूरी डिटेल एक रिपोर्ट में सौंप के दो, ठीक है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप में क्या कंटेन करेगा कि वहाँ के एरिया की सॉइल कैसी है, जितने जहाँ जहाँ से रोड गुजरनी है, ठीक है, ये जो रोड है जो मैंने बना के रखा है डार्क लाइन से, यहाँ की सॉइल कैसी है, जब ये रोड बनेगी तो कितने विलेजेस को कनेक्ट करेगी, कितने टाउन्स को कनेक्ट करेगी, जो वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है उनका सोशियो इकोनॉमिक एक तरह से डेमोग्राफी कैसी है, ठीक है, कितना टोल टैक्स दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और क्या वो लोग इस सड़क को यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है उन सब के बारे में पूरी जानकारी दो, सोशियो इकोनॉमिक हमको रिपोर्ट सौंपो। और उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होगा कि रास्ते में कितने हिल्स पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको कर्व देना पड़ेगा। कर्व हमको कब देना पड़ता है, जैसे अब यहाँ से इस पॉइंट तक जो रोड बनाएंगे सीधी तो रोड बन नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि रास्ते में कहीं लेक पड़ेगी, कहीं पर फॉरेस्ट पड़ेंगे, तो हमको, और कहीं कहीं पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डेंस होगी बीच में, तो हम एकदम बीचों बीच से तो सड़क बना नहीं पाएंगे कि पूरे जितने घर हैं उन सबको तोड़ करके हमने सड़क बना दिया, हमको कर्व दे करके उसके साइड से रोड निकालनी पड़ेगी। तो एक तरह से हमारी रोड सीधी तो नहीं बनने वाली, वहाँ पर खूब सारे कर्व आएंगे, ठीक है। अब जो कर्व आएंगे उनका रेडियस क्या होगा, ठीक है, जहाँ पर ग्रेडियंट आएंगे उनका स्लोप क्या होगा। तो ये सब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप में क्या कंटेन करेगी, एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कंटेन करेगी। अब जब रोड बनेगी तो रोड बनने में क्या होगा, एक तरह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमको किसी भी नदी जो आसपास पड़ेगी उस नदी के ऊपर हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रिज बनाने के लिए हमको नदी को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज नदी बहुत चौड़ी है तो हम ब्रिज अगर बनाएंगे तो बहुत खर्चा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि नदी का वो सेक्शन जो थोड़ा स्ट्रेट हो, ठीक है, उस स्ट्रेट सेक्शन के ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं। देखिए जो नदी होती है वो कुछ ऐसे ऐसे लहर के चलती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे नदी हुई, लेकिन कोई पोर्शन होगा जहाँ पर वो थोड़ी सी स्ट्रेट होगी। अब क्या है कि जो नदी है वो हमेशा इसी कोर्स में नहीं चलती है, ठीक है, वो क्या है कि मिएंडर करती है। आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा या तो शायद आपने आपके कोर्स में नहीं है। नदी क्या है कि अपना कोर्स टाइम के साथ बदलती रहती है। अब सपोज आप यहाँ पर आपने कहीं पर ब्रिज बना दिया, ठीक है, अब कुछ सालों बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा कि ये जो नदी है अभी तक तो इस ब्रिज के नीचे से जा रही थी, अब क्या होगा, अपना कोर्स बदल करके ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे करके। तो इससे क्या हुआ, यानी ये कुछ आपकी नदी ऐसे जा रही है, इससे क्या होगा कि जो ब्रिज बनाया था वो ब्रिज पूरा तो कवर नहीं कर पाया, ठीक है, और क्या होगा कि नदी यहाँ से निकलने आगे निकल गई। तो ये जो ब्रिज हो जाएगा डिफंक्ट, ठीक है, इसने अपना पर्पस पूरा करना ख़त्म कर दिया। अब हमने इतनी मुश्किल से ब्रिज बनाया था और नदी ही अपना रास्ता अलग से तय कर गई, तो हमारा जितना भी हमारा ब्रिज बनाने का कॉस्ट था वो सब खत्म हो गया। तो इसलिए जब भी हम ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज किसी ऐसे सेक्शन में बनाते हैं जहाँ पर नदी स्ट्रेट चले, जो ज़्यादा मिएंडर ना करे, ज़्यादा लहराए नहीं। तो अब स्ट्रेट पोर्शन पे अगर हमको ब्रिज बनाना हुआ तो यहाँ कहीं हम ब्रिज बनाएंगे। अब हम थोड़ा यहाँ से ज़्यादा इंश्योर हो जाएंगे कि नदी अपना कोर्स नहीं चेंज करेगी, क्योंकि यहाँ नदी स्ट्रेट चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ ब्रिज बनाएंगे और रोड हमारी यहाँ से कहीं जानी थी, तो ब्रिज हम यहाँ बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोड को यहाँ से थोड़ा सा कर्व देना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखिए हमको यहाँ भी कर्व देना पड़ गया। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कि हमको कहाँ कहाँ पर कर्व देने हैं, कहाँ कहाँ पर हमको ब्रिज बनाना है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होंगी।
अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जब भी ब्रिज बनाओगे या जब भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क करोगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब क्या होता है कि सड़क बनाई, सड़क के नीचे से आपने थोड़ा नाला जैसा एक क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बना दिया, यानी वहाँ से ड्रेन या नाला या जो भी कैनाल है वो क्रॉस कर सके, इसे हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जब हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाएंगे या ब्रिज बनाएंगे तो हमको लगेगी कॉस्ट, ठीक है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी लिखना होता है कि कितना कॉस्ट लगेगा उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते समय, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम एक्चुअल डीपीआर पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए देखिए ये एक डीपीआर है, ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये जो डीपीआर है ये किसी प्राइवेट एंटिटी ने सबमिट किया है, किसको? रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, ठीक है। ये है क्या कि गुजरात में एक सड़कों का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया था और उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट वापस रोड्स को सबमिट किया है। तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है एक्चुअली, देखिए कंटेंट्स है, इसमें है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, ठीक है, यानी जो प्रोजेक्ट बनना है उसका, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, प्रोजेक्ट क्यों बनना है, किसने प्रपोज किया और ये प्रोजेक्ट किसको दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह बातें। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब सड़क, ठीक है, कॉरिडोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस एंड फोरकास्ट, इसमें क्या देखते हैं डिटेल प्रोजेक्ट ग्रुप ने ये भी बताया है कि कितना ट्रैफिक जाएगा, ठीक है, कितना लोड्स आएगा उन ट्रैफिक की वजह से, जो ट्रैफिक है वो मेजर ट्रैफिक कौन सा होगा, कार होंगी, बसें होंगी, ट्रक होगा, क्या होगा। और ये जो ट्रैफिक का फोरकास्ट, यानी अगर अभी हमने सड़क बनाया तो 30 साल बाद वहाँ पर ट्रैफिक कितना आएगा। अब अभी के अगर हिसाब से अगर हमने रोड बना दिया तो आपको पता है कि गाड़ियाँ तो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा, वो जो हमने रोड बनाया इतना खर्चा करके वो रोड इनकेपेबल हो गया, वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा आने लग गई, वो ट्रैफिक में जाम ज़्यादा लगने लग गया। तो इसलिए हमको ट्रैफिक को फोरकास्ट भी करना पड़ता है कि अगर हम सड़क बना रहे हैं 30 साल के लिए तो कम से कम 30 साल तक तो वो पूरी तरह से स्मूथली चले। तो ट्रैफिक एनालिसिस और फोरकास्ट ये भी हम डीपीआर में बना के उसने भेजा। इसके अलावा रोड सेफ्टी ऑडिट की जो पहले से बनी हुई रोड है वो कितनी सेफ़ है, वहाँ पर जितने कर्व हैं क्या वो सेफ़ है कि नहीं है, जो ग्रेडियंट बना है क्या वो सेफ़ है कि नहीं। तो उन्होंने एक रेड सेफ्टी ऑडिट भी बना करके दिया। उसके बाद उन्होंने कहा डिज़ाइन ऑफ कॉरिडोर, पॉइंट 6, डिज़ाइन ऑफ कॉरिडोर का मतलब कि अब हम सड़क की डिज़ाइन करने वाले हैं। उन्होंने रिपोर्ट में दिया कि देखो वहाँ पर टोपोग्राफिक सर्वे, यानी वहाँ के जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब टेरेन, वहाँ का टेरेन कैसा है, अ, एक तरह से एलिवेशन क्या है पूरे पॉइंट के, जहाँ तक रोड जानी है उन सारे पॉइंट्स का एलिवेशन दे दिया। देखो टोपोग्राफी क्या होता है एक बार आप देख लेते हैं। देखिए ये जैसे न्यू दिल्ली का एक मैप है, ये टोपोग्राफिकल मैप है। इसमें आप साइड में देखेंगे कि यहाँ लिखा है मीन सी लेवल से ऊंचाई कितनी है। जो रेड वाला है ये वन काफ़ी ऊंचा है, 928 फीट, ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ से। और ये जो ब्लू वाला है 630 फीट, ब्लू वाला पोर्शन देखो नोएडा की तरफ वाला, ये यानी ये 630 फीट में ही है। तो ये पूरा आपका दिल्ली का टोपोग्राफिकल मैप है। अब इसको हम जूम आउट करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से पिक्चर दिखेगी। ये देखिए, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली यहाँ पर, ठीक है, ये है गाज़ियाबाद, ये फरीदाबाद। तो यहाँ पर कहीं पर ये क्या है आपका, राजस्थान झुंझुनू दिख रहा है, ये यहाँ पर राजस्थान है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो हाइट थोड़ी कम हो रही है। यूपी की तरफ जाएंगे तो हाइट और कम होगी। देखिए हम यूपी की तरफ जा रहे हैं तो मोस्टली ब्लूइश कलर के हैं सारे एरिया। अच्छा, थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं पूरा इंडिया को। तो ये टोपोग्राफिकल मैप है इंडिया का। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हिमालय वाला पोर्शन है देखो पूरा रेड दिख रहा है, ठीक है, कितना, लगभग 16,000 फीट, 22,000 फीट, ये पूरा हिमालय वाला सेक्शन है, काफ़ी ऊंचा है। और ये देखो ये जहाँ पर इलाहाबाद, पटना, बिहार जो ये है ये कितना हल्का ब्लू है, ठीक है, एकदम कम, 154 फीट, 26 फीट। ये है मीन सी लेवल से ऊंचाई, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी एरिया है वो कितना नीचे है, ब्लू ब्लू वाले एरिया में है, ठीक है। और ये जो हिमालय के आसपास का एरिया है वो रेड वाले जोन पे है, यानी काफ़ी ऊंचा एरिया है। तभी जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो यहाँ से निकलती हैं
और जो लो लेवल के ग्राउंड है यानी ये यहाँ की ओर बहती है और जा करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है समुद्र में। तो इसलिए मोस्टली नदियाँ क्या है, जितनी भी भारत की नदियाँ निकल रही हैं वो मोस्टली कहाँ जा रही हैं, निकल करके ईस्ट में गिर रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर एरिया कितना ब्लूइश है। पूरे भारत में बाकी जगह ग्रीन ग्रीन है, ऊपर की तरफ रेड की तरफ है, और यहाँ पर एकदम ब्लूइश एरिया है, यानी सारी नदियाँ जो आएंगी वो यहीं की तरफ आएंगी। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब जूम करके देख रहे हैं ये जो लाइन हल्की हल्की दिख रही है, ये क्या है, ये सब नदियाँ हैं। ये देखो जो नदी वाला पोर्शन है तो वो एकदम ब्लू है आसपास, क्योंकि नदी सबसे लो लेवल ग्राउंड पे ट्रैवल करती हैं। और जैसे जैसे ये नदी इतने सालों से चलती जा रही है, वहाँ की मिट्टी को और करती जा रही है, उसको और गड्ढा करती जा रही है, तो वो एरिया पूरा पूरा केवल ये लाइन वाला एरिया ब्लू हो गया और आसपास का एरिया क्या है, ग्रीन। तो अब सपोज यहाँ अगर हमको ये लखनऊ जो ये है, लखनऊ से लेकर के उरई तक हमको अगर रोड बनानी होगी, तो रोड बनाते समय देखिए कि यहाँ पर जो शेड है वो बदलता जा रहा है। यहाँ वाले में आपको नदी है, यहाँ कहीं आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक जगह यहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर और इसको जूम करें, क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है, और जूम करने पर दिख रहा है यहाँ पर कि ये थोड़ा ब्लू एरिया है। अच्छा अब देखिए, अब स्केल बदल गई, स्केल बदल गई ना। अब देखिए केवल 472 फीट को भी इसने लाल दिखा दिया और 338 फीट को इसने ब्लू दिखा दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये जहाँ नदी है वो पूरा ब्लू एरिया है और ये पूरा लाल एरिया है, फिर यहाँ कहीं हरा एरिया है। तो एक तरह से ये पता चल रहा है कि लखनऊ से लेकर के उरई तक जाने पर जो एरिया है वो सबकी ऊंचाई अलग अलग है। कहीं पर 335 फीट है और कहीं पर 459 फीट है। तो इसका मतलब कई जगह पर हिल आएंगे और कई जगह पर वैली आएगा। लेकिन आपको जब सड़क बनानी है तो सड़क तो आपको प्लेन एरिया में बनानी है, आपकी सड़क तो एकदम सीधी और लेवल होनी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि जहाँ पर भी रेड वाला दिख रहा है एरिया, यानी जहाँ पर भी ऊंचाई है, वहाँ से हमको कहीं कहीं से मिट्टी काटनी पड़ेगी, हमको कटिंग करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पर थोड़ा लो लेवल एरिया है वहाँ पर हमको फिल करना पड़ेगा। कैसे? खूब बड़े बड़े ट्रक लेके जाएंगे, खूब सारे ट्रिप लगाएंगे ट्रक, और उन जो डिप्रेस्ड एरिया है, जो कम एलिवेशन के एरिया है, वहाँ पर भरेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप एक तरह से लेवल रोड लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कटिंग और फिलिंग है ये भी महंगा है, क्योंकि कट करने पे एक्सकावेशन मशीन इतनी महंगी रहती हैं, और उसके बाद उसको हॉल करना यानी उसको लेके जाना, उन सब में भी काफ़ी आपको खर्चा लगेगा। तो क्या है कि एक तरह से कॉस्टली एडवेंचर है। तो ये भी हम अवॉइड करते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर हम ग्रेडियंट दे देते हैं, लेकिन ग्रेडियंट की एक लिमिट रखेंगे जब हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे। खैर वो आगे की बातें हैं। और उन्होंने क्या दिखाया है अपने डीपीआर में, डिज़ाइन ऑफ कॉरिडोर में टोपोग्राफिक सर्वे किया उन्होंने, ठीक है, पूरे एरिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या एलिवेशन है ये बताया होगा। इसके बाद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन यानी कर्व कहाँ कहाँ देना है, कर्व की रेडियस कितनी देनी है, ग्रेडियंट कितना देना है। उसके अलावा इंटरसेक्शन जंक्शन डिज़ाइन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक रोड दूसरी रोड को काटे, ठीक है। एक रोड हमारी कुछ ये है और दूसरी रोड हमारी ये है, तो जब ये रोड यहाँ पर क्रॉस करती है तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन बनाना पड़ता है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब ये जो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर हम कभी कभी रोटरी बनाते हैं। रोटरी क्या है, चौराहा, ठीक है। और या तो कभी कभी सीधा रोड इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पर हम ट्रैफिक लाइट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और या तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ओवरब्रिज बना देंगे, इससे जिसे हम कहते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज। ग्रेड सेपरेटेड, ठीक है, यानी ग्रेड बदल गया, एक लो ग्रेड की सड़क जा रही है, उसके ऊपर से आपने हाई ग्रेड की सड़क निकाल दी, तो वो है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपस में वहाँ पर जो दोनों सड़कें हैं वहाँ की गाड़ियों को वेट ना करना पड़े, जो ईस्ट वेस्ट जा रही है वो डायरेक्टली ऊपर से निकल जाए, ना सिग्नल कोई सामना ना करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन, जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बनाते हैं, वो एक्सप्रेस वे और फ्रीवे में बनाते हैं। एक्सप्रेस वे और फ्रीवे क्या होता है, हम रोड क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे। एक तरफ अभी मान लीजिए कि काफ़ी अच्छी रोड्स होती है जो हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा वे साइड एमिनिटीज़, यानी कि सड़क के किनारे हम कौन कौन से एमिनिटीज़ बना सकते हैं। और पेवमेंट डिज़ाइन। पेवमेंट क्या है, मैंने बताया कि जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं वो रोड, उसको हम कहते हैं पेवमेंट। ये जो बिटुमेन की, जो आप काले रंग की सड़कें देखते हैं ना, ये बिटुमेन की, जिसे आप कहते हैं डामर की सड़क, ये है आपकी बिटुमेन रोड, ठीक है। और कहीं कहीं पर आप देखते हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो ये आप देख रहे हैं बिटुमेन पेवमेंट और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, इसकी डिज़ाइनिंग कि वो कितना चौड़ा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से मटेरियल पड़ने चाहिए, उसकी थिकनेस क्या है, तो ये आप पढ़ते हैं पेमेंट डिज़ाइन में। फिर डिज़ाइन लाइफ ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट बनाएंगे उसकी डिज़ाइन लाइफ कितनी होनी चाहिए, ये सब अपनी डीपीआर में वो लोग सबमिट कर रहे हैं रोड डिपार्टमेंट को। कौन? एक प्राइवेट एजेंसी, जिसको काम दिया गया था कि आप पता करो कि जो प्रोजेक्ट हम बनाएं इसमें कितना खर्चा लगेगा और इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। उसके बाद वाइडनिंग स्कीम, यानी जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको वाइड करने के लिए क्या प्रोविजंस दिए जाए। और इंप्रूवमेंट प्रपोजल फॉर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी जो पहले से स्ट्रक्चर बने हैं उन पे हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या दिया, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा, और लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम रोड बनाते हैं
तो रोड बनाने के लिए वो रोड कई सारे खेतों से पार करके जाएगी, तो खेत तो किसी इंसान के होंगे, तो सरकार को पहले उन सारी ज़मीनों को खरीदना पड़ेगा, उनके लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं लैंड एक्विजिशन। सरकार क्या करती है, उन सारे लोगों से ज़मीन खरीदती है जिनकी ज़मीन बनने वाली रोड पर पड़ गई। ठीक है, तभी आप देखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हाँ रोड बनने वाली है, तो आसपास की ज़मीनें खरीद लेते हैं रोड के आसपास। इससे क्या होगा, उनको पता है कि जब सरकार ज़मीन खरीदेगी तो हम उसको महंगे दाम में बेच देंगे। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है सरकार को, तो उनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इसलिए सरकार ये देखती है कि हम कहीं ऐसी जगह से सड़क ना गुजारें जहाँ पर लैंड काफ़ी महंगा हो, हम सड़क उस जगह से गुजारें जहाँ पर लैंड सस्ती हो, जहाँ पर बंजर खेती हो, जहाँ बंजर ज़मीन हो, खेती वेती ना होती हो और वहाँ की लैंड की कॉस्ट कम हो, तो सरकार वहाँ की लैंड आसानी से खरीद लेगी और हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो लैंड एक्विजिशन और रिसेटलमेंट इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे वो भी इन्होंने डीपीआर में दिया है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, यानी विलेज में ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, क्योंकि जो हम रोड बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी की रोड बना रहे हैं, उनको विलेज से जोड़ने के लिए हमको कुछ छोटी छोटी सड़कें बनानी पड़ेंगी जो उनको जोड़ पाए और उस बड़े से हाईवे को एक्सेस कर सकें वो विलेज के रोड्स वाले लोग। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दिया है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग और इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये उन्होंने पूरा एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो खैर अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी पूरे सब्जेक्ट को, और जब आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, उसके बाद दोबारा इस डीपीआर को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर इन्होंने किया क्या है डीपीआर में। ठीक है, वापस आते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा प्लानिंग, यानी हमको प्लान करना है कि सड़क कहाँ से गुजारनी है और उस सड़क में कहाँ कहाँ पर एक तरह से कटिंग करनी है, कहाँ कहाँ फिलिंग करनी है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ की लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना बन के आएगा, ये सब हम करते हैं प्लान। उसके बाद जब ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की सड़क जोड़नी है, तो फिर हम करते हैं वहाँ पर लगाते हैं अपनी ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं कि वहाँ का जो ट्रैफिक है, मेजर कौन से व्हीकल चल रहे हैं, जो व्हीकल चल रहे हैं उनका ट्रैफिक कितना है। ठीक है, पर घंटे कितने व्हीकल क्रॉस कर जाते हैं किसी सेक्शन को। जब ये पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा गुजरता है वहाँ पे, तो हमको उस हिसाब से उतनी चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। सपोज अगर कहीं से बहुत कम व्हीकल गुजर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको 4 लेन सड़क बनने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 लेन हाईवे बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं गुजर रहा। ठीक है, और ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है इसमें हम ट्रैफिक फोरकास्ट भी करते हैं, यानी 30 साल बाद, अभी तो हमको पता है कि ट्रैफिक कम है, लेकिन एक बार अगर रोड बन गई, ठीक है, और आसपास के विलेजेस जुड़ गए उनसे, ठीक है, और वहाँ के जो विलेजेस है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, वहाँ पर खूब सारे मार्केट खुल गए। जैसे नोएडा में अभी क्या हो रहा है, नोएडा में एकदम ये इंडस्ट्रियल बूम आ रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं, तो एकदम से इकोनॉमिक बूम आया तो क्या होगा, वहाँ की जो सड़कें अगर आपने अभी से प्लान कर दी और कम ट्रैफिक को देखते हुए प्लान कर दी, तो अगले 20 साल में वो सारी सड़कें आपकी बेकार हो जाएंगी, वहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाएगा। तो हम ट्रैफिक फोरकास्ट भी करते हैं अगले 30 सालों के लिए, और फिर हम बनाते हैं वहाँ की सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सड़क 4 लेन होनी चाहिए कि 2 लेन होनी चाहिए, तो आप करते हैं फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब कहाँ पर कर्व देने हैं, कितना कर्व देना है, ग्रेडियंट कितना देना है, अभी आप बस इतना समझिए। उसके बाद हम करते हैं पेवमेंट डिज़ाइन। ठीक है, अब इतना समझ लिया, अब पढ़ते हैं रोड क्लासिफिकेशन। तो रोड्स को देखिए, रोड्स को हम या तो क्लासिफाई कर सकते हैं उसके एक्सेसिबिलिटी के आधार पर। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस स्पीड। दूसरा हम रोड को क्लासिफाई कर सकते हैं नागपुर रोड प्लान के आधार पर। ये रोड प्लान क्या चीज़ है बताते हैं अभी। और तीसरा है लखनऊ। देखिए, जब मोटर व्हीकल्स नहीं थे, तो जो भी रोड्स थी वो सफिशिएंट थी लोगों के ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मोटर व्हीकल तो है नहीं, तो लोग क्या है मोस्टली बैलगाड़ी में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। लेकिन जब ये मोटर व्हीकल्स आ गए यानी गाड़ियाँ आ गई, तो जो भी सड़कें थी उन सब की एक तरह से अपग्रेड होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो क्या हुआ कि कई सारे रोड डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये लगा कि यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं ये सब इनसफिशिएंट हैं मोटर व्हीकल्स के लिए। तो एक रोड प्लान बनाया गया जिसे हम कहते हैं नागपुर रोड प्लान। ये 20 ईयर रोड प्लान था। ठीक है, हालांकि स्टार्ट तो हुआ था 1943 में, आज़ादी के पहले ही, लेकिन उस समय तक भारत के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस रोड प्लान के अनुसार हम जितने भी भारत की सड़कें हैं उनको बना सकें, क्योंकि भारत जस्ट आज़ाद हुआ था 1947 में। तो जो भी फंड था भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में यूज़ हो रहा था। लेकिन जब
पंचवर्षीय योजना शुरू हुई भारत की 1951 के आसपास से। तब ये नागपुर रोड प्लान को इतना फंड मिला कि ये लोग इस नागपुर रोड प्लान को मतलब इतने एक तरह से बूम मिला नागपुर रोड प्लान में, जितनी भी सड़कें थी या जो भी प्लान उन्होंने बनाया था कि हम पूरे देश को इतने किलोमीटर के हाईवे से जोड़ेंगे, सारे पार्ट को, नॉर्थ से लेकर के साउथ को, ईस्ट से लेकर के वेस्ट को, जितने भी पार्ट हैं भारत के उन सबको रोड के थ्रू जोड़ा जाए। ये था हमारा नागपुर रोड प्लान। तो 1951 के बाद इस नागपुर रोड प्लान में थोड़ा सा एक्टिविटी शुरू हुई। तो जो रोड को क्लासीफाई किया है एक नागपुर रोड प्लान ने। उसके बाद क्या हुआ, जब ये 20 साल का रोड प्लान पूरा हुआ तो फिर आया हमारा बॉम्बे रोड प्लान। पहले आया था नागपुर रोड प्लान, फिर आया बॉम्बे, और उसके बाद सबसे आखिरी में आया हमारा मॉडर्न यानी लखनऊ रोड प्लान। तो ये इन रोड प्लान में क्या था कि एक स्कीम थी कि हम 20 साल में इतने हाईवे बना देंगे, या 20 साल में हम इतने किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना देंगे, इतने किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना देंगे। एक तरह से ये सब प्लान में ये सब बातें पहले से बनाई गई, और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया अगले 20 साल के लिए। और सबसे 20वें साल में देखा गया कि भाई हमने जितना टारगेट रखा था स्टार्ट में, क्या वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। तो अब नागपुर रोड प्लान ने अपना रोड को क्लासीफाई किया, और वैसे ही लखनऊ रोड प्लान ने भी रोड्स को क्लासीफाई किया कि आखिर रोड कौन सी तरह के रोड को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी वर्सेस स्पीड के आधार पर हम रोड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। इसके आधार पर रोड को क्लासीफाई किया गया। इससे पहले नंबर पे आता है अपना फ्रीवे। ठीक है, ये एकदम सुप्रीम क्वालिटी के रोड है जो आपको इंडिया में दिखेंगी। तो फ्रीवे क्या होता है, एक तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड डिवाइडेड हाईवे होता है। एक्सेस कंट्रोल्ड मतलब इसमें सिर्फ उन्हीं व्हीकल्स को एक्सेस दिया जाता है जो थोड़ा हाई स्पीड चल सके। ठीक है, और ये डिवाइडेड भी होता है, यानी कि लेन्स के बीच में हम डिवाइडर लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सड़कों में डिवाइडर लगे हैं और कुछ सड़कों में डिवाइडर नहीं लगे। तो डिवाइडर हम उन सड़कों पर देते हैं जहाँ पर हाई स्पीड व्हीकल मूव करने वाली हैं। तो जो फ्रीवे है, फ्रीवे एक तरह की रोड है जो एकदम सुप्रीम क्वालिटी की रोड है, और वहाँ पर हम जो लेन्स बनाते हैं वो या तो 4 लेन की होती हैं या और भी ज़्यादा लेन की होती हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उस एरिया की। तो ये 4 लेन की हो सकती हैं, 2 लेन की हो सकती हैं, और वहाँ पर जितने भी मटेरियल यूज़ करेंगे वो भी एकदम सुपीरियर क्वालिटी के यूज़ होंगे, और वहाँ पर सिर्फ वही गाड़ियाँ दौड़ती हैं जो जिनकी स्पीड थोड़ी हाई होती है। फिर नंबर 2 पे आते हैं अपना एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे भी अपनी सुपीरियर क्वालिटी रोड्स हैं, और जब भी हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं और कभी ऐसा हुआ कि एक सड़क ये है हमारी और बीच में कहीं पर दूसरी सड़क जानी है, तो जब भी एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो हम ओवरब्रिज बना देते हैं। यानी एक्सप्रेस वे में कहीं पर हम रोटरी या ट्रैफिक लाइट वगैरह नहीं रखते। कहीं पर अगर रोड क्रॉस कर रही है तो हम एक्सप्रेस वे को क्या करेंगे, उसके ऊपर से बना देंगे। तो एक्सप्रेस वे में क्या होता है, कभी भी जंक्शन या इंटरसेक्शन जब भी आता है तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है। ग्रेड सेपरेटेड अभी ऊपर बताया था ना, यानी दोनों सड़कों का ग्रेड अलग होगा। एक होगी लोअर ग्रेड सड़क यानी जो नीचे से चलती है, और एक होगी अपर ग्रेड यानी जो ऊपर से निकल जाए। तो एक्सप्रेस वे भी क्या है, एक तरह से सुपीरियर क्वालिटी के रोड से जहाँ पर हम इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बनाते हैं। और ये भी लगभग हाई स्पीड यानी 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से लगभग चलने वाली सड़कों के लिए ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर हम पार्किंग वगैरह की जगह नहीं देते हैं, और यहाँ पर कोई भी गुड्स का यानी सामान का लोडिंग और अनलोडिंग नहीं करने देते एक्सप्रेस वे, क्योंकि हाई स्पीड बनाया जा रहा है। हम इतना महंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं इसलिए ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह खूब जल्दी पहुंच जाए। वहाँ रास्ते में अगर कोई लोडिंग अनलोडिंग या पार्किंग वगैरह होने लग जाएगी तो एक्सप्रेस वे अपना फंक्शन लूज कर देगा। तो फ्रीवे हो गया, दूसरी रोड होती है एक्सप्रेस वे, फिर होती है अपनी हाईवे। ये हाईवे एक तरह से नॉर्मल रोड है। नॉर्मल रोड का मतलब क्या है कि है तो ये सुपीरियर क्वालिटी की रोड, लेकिन यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीट है या जो आप जैसे घर से निकलते हैं जो आपके सामने की सड़क है, इनसे ये सुपीरियर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइडर्स होते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको इंटरसेक्शन पर आपको क्या दिख जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स दिख जाती हैं। अगर आपको हाईवे क्रॉस करना है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखेगी। तो ये एक तरह के हाईवे में फीचर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये जो हाईवे है ये आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है रूरल हाईवे और दूसरा होता है आपका अर्बन हाईवे। यानी गाँव की तरफ जो हाईवे होता है उसको हम कहेंगे रूरल, और जो सड़कों जो सॉरी शहरों में जो हाईवे बनता है उसको कहते हैं अर्बन हाईवे। अब गाँव में जो हाईवे होगा या गाँव में जो लैंड होगा वो थोड़ा सस्ता होगा, तो वहाँ पर हम रूरल हाईवे जो यूज़ करेंगे वहाँ का लैंड एक्विजिशन आसान होगा, और साथ ही साथ हम वहाँ पर थोड़ी चौड़ी सड़क बना सकते हैं। और अर्बन हाईवे में क्या है कि अर्बन एरिया में पहले से ही घर बने हुए हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा लैंड भी नहीं खरीद सकते और सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं बना सकते। तो इस वजह से अर्बन हाईवे में जो हम बनाते हैं उसके फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाईवे को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है।
कि रूरल हाईवे के अलग फीचर्स होंगे और अर्बन हाईवे के अलग फीचर्स होंगे। इसके अलावा क्या होता है सड़कों में, आर्टीरियल्स। आर्टीरियल्स क्या होती हैं, हाईवे से थोड़ा नीचे की सड़कें होती हैं। तो अब ये क्या है कि जब भी हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, हाईवे तक पहुंचने की जो सड़कें होती हैं उनको हम कहते हैं आर्टीरियल्स। ठीक है, अब जैसे अपना पूसा कॉलेज है, ठीक है, पूसा कॉलेज में आते समय सबसे पहले तो गेट है, गेट के तुरंत बाहर एक सड़क रहती है। अब ये सड़क लंबी जाती है और यहाँ पर कहीं इस मेन रोड में जुड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ट्रैफिक लाइट लगी है, ये एक इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब कॉलेज तो आप गए तो आपको पता है कि कौन सी सड़क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो रोड है, ये मान लीजिए ये है आर्टीरियल आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका हाईवे, ये आपका आर्टीरियल। और आर्टीरियल के बाद आते हैं आपके लोकल स्ट्रीट। तो ये जो आपके कॉलेज के जस्ट सामने वाली रोड है, ये है आपकी लोकल स्ट्रीट। तो लोकल स्ट्रीट क्या करती है, जस्ट जो भी कॉलेज है या आपके घर तक जाने वाली सड़क है वो आपकी लोकल स्ट्रीट है। ये लोकल स्ट्रीट जुड़ेगी आपकी आर्टीरियल से और आर्टीरियल जुड़ेगा आपके हाईवे से, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। क्यों, जो आपके लोकल सड़क है वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है आपकी। आप जैसे ही घर से निकलते हैं, आप हाईवे पर थोड़ा ना जाते हैं, घर से निकलते हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लोकल स्ट्रीट पे। तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी कहाँ की हुई, लोकल स्ट्रीट की। उसके बाद आप कहाँ पर आएंगे, आर्टीरियल्स में। आर्टीरियल्स की एक्सेसिबिलिटी भी हाई है लेकिन लोकल स्ट्रीट से थोड़ी कम है। अच्छा, लोकल स्ट्रीट में क्या आप हाई स्पीड गाड़ी दौड़ा सकते हैं, नहीं। लोकल स्ट्रीट में आप थोड़ा धीमे चलेंगे, आर्टीरियल में थोड़ा तेज चलेंगे, हाईवे में थोड़ा और तेज चलेंगे, एक्सप्रेस में बहुत तेज चलेंगे और फ्रीवे में आप उड़ेंगे। तो अगर मैं एक्सेसिबिलिटी वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाऊं, तो अगर कहूँ कि ये है हमारा स्पीड इधर और ये है हमारी एक्सेसिबिलिटी, तो फ्रीवे कहीं यहाँ पर आएगा। फ्रीवे में स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इतनी है और स्पीड इतनी है, ये हमारा क्या है, फ्रीवे। फिर यहाँ कहीं पर आएगा आपका एक्सप्रेस वे, स्पीड थोड़ी कम कर दी और एक्सेसिबिलिटी थोड़ी बढ़ा दी। और फिर आएगा हाईवे और फिर आएगा आर्टीरियल्स और फिर आएगा लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट में एक्सेसिबिलिटी हाई है, घर से निकलते ही तुरंत आप स्ट्रीट को एक्सेस कर पाते हैं, और लेकिन वहाँ पर स्पीड कम है, आप वहाँ पर गाड़ी एकदम 80 की स्पीड से नहीं चलाएंगे। तो ये है कुछ रोड्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। इसके अलावा रोड को जो हमारा आया था नागपुर रोड प्लान, उन्होंने भी क्लासीफाई किया था। उन्होंने कहा था कि देखो सड़कें इस तरह की होती हैं। पहले सबसे पहले रहेगा नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या है, वो रोड जो स्टेट की बाउंड्री नहीं दिखती, यानी ये सिंपली एक स्टेट से दूसरे स्टेट को भी जोड़ेगी। इसमें यानी ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। ये जो नेशनल हाईवे है यही हमारा मेन फ्रेमवर्क है, ये हमारी सबसे मेजर और हाई क्वालिटी की रोड रहेगी। और जितनी भी बाकी रोड्स बनेंगी वो रोड उस नेशनल हाईवे तक जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी। यानी नेशनल हाईवे क्या है, एक तरह से हमारा मेन फ्रेमवर्क है। तो नागपुर रोड प्लान ने कहा कि देखो सड़कें हमें सबसे सुप्रीम क्वालिटी की सड़क हम बनाएंगे, वो होगी नेशनल हाईवे। ये क्लासिफिकेशन है रोड का। सबसे पहली रोड है नेशनल हाईवे। नंबर 2 पे ऑब्वियसली होगा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है, सिर्फ एक स्टेट तक सीमित रहती है, ठीक है। यानी ये फंड कौन देगा, स्टेट वाले। तो जितने भी राज्य होंगे वो अपने राज्य में स्टेट हाईवे बनाएंगे जो नेशनल हाईवे तक जोड़े, और ये सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रहेंगे क्योंकि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। नंबर 3 पे कौन सी सड़क आएगी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। किसी डिस्ट्रिक्ट की यानी किसी जिले की जो सबसे अच्छी रोड होगी, जो सबसे चौड़ी रोड होगी, वो होगी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम बोलते हैं MDR। ये किसी डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े जगहों को जोड़ने के काम आएगी, ठीक है। जैसे क्या है, रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन तक लोग आ रहे हैं उनको जरूरत पड़ेगी बस स्टॉप तक जाना है, या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से लेकर के हॉस्पिटल तक। ये कुछ मेन मेन लोकेशन है। अब यहाँ से आपको पता है कि ये लोकेशन में ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट की वो सड़कें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी बनाई जाएंगी, तो उनको हम कहते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अच्छा, इसके अलावा चौथे नंबर की रोड होगी हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। जो डिस्ट्रिक्ट की बाकी रोड्स हैं उनको हम बोलेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये थोड़ी कम क्वालिटी की होंगी, यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। और फिर होगा अपना विलेज रोड, ठीक है। विलेज रोड कौन सी रोड है, जो गाँवों को गाँव से जोड़ती हैं और साथ ही साथ गाँवों को शहरों से भी जोड़ती हैं, तो वो होती हैं अपनी विलेज रोड। तो विलेज रोड में आपको पता है कि सबसे कम गाड़ियाँ चल रही होंगी कि वहाँ पर मोस्टली लोग बैलगाड़ी से चलते हैं, ठीक है, या तो टेम्पो वगैरह चलता होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड है वहाँ पर हाई क्वालिटी की और हाई स्पीड के व्हीकल चलेंगे। तो
उन रोड्स को हम थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी में थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, और वहाँ पर जो हम पेमेंट बनाएंगे उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी। विलेज रोड में हम उतना नहीं रखेंगे। तो नागपुर रोड प्लान ने कहा कि 5 तरह की रोड होनी चाहिए पूरे देश में। उसके बाद क्या आया, मॉडर्न लखनऊ क्लासिफिकेशन। जो नागपुर रोड प्लान के बाद आया था हमारा बॉम्बे रोड प्लान, उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने कहा जो नागपुर रोड प्लान का क्लासिफिकेशन है वही है रोड का क्लासिफिकेशन। लेकिन लखनऊ रोड प्लान में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन उन्होंने चेंज लाया। वो ज़्यादा चेंज कुछ खास नहीं था। उन्होंने कहा रोड 3 तरह की होती हैं। पहला है प्राइमरी रोड्स, दूसरा है सेकेंडरी रोड, और तीसरा है टर्शरी रोड। उनका प्राइमरी रोड में 2 तरह के रोड है, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। देखिए, नागपुर रोड प्लान बहुत पुराना रोड प्लान था। उस समय एक्सप्रेसवे की कोई बात नहीं चलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरा, ठीक है, जैसे जैसे मॉडर्न होते गए, हाई स्पीड व्हीकल भी मार्केट में आ गए, तो उनके लिए जो एग्जिस्टिंग रोड थी वो इनकेपेबल है। तो लखनऊ रोड प्लान तक आते आते हमको एक्सप्रेस वे की भी ज़रूरत पड़ गई। इसलिए हमने क्लासिफिकेशन थोड़ा बदल दिया। हमने कहा कि 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं रोड के। सबसे पहला होता है प्राइमरी, जिसमें हम 2 तरह के रोड्स को रखते हैं, एक्सप्रेस वे को और नेशनल हाईवे को। सेकेंडरी में हम रखते हैं कौन कौन, एमडीआर और ओडीआर, वही पुराने वाले, ठीक है, सॉरी, स्टेट हाईवे नहीं था। सेकेंडरी में हम रखते हैं स्टेट हाईवे और एमडीआर। एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टर्शरी में हम रखेंगे ओडीआर बचा और विलेज रोड बचा। तो लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से रोड्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आएंगे एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और एमडीआर, और टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आते हैं। तो इस तरह से होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अच्छा, अब पढ़ते हैं हाईवे अलाइनमेंट। रेलवे में भी हमने पढ़ा था कि रेलवे का अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं। हाईवे में भी हम पढ़ेंगे कि हाईवे को अलाइन कैसे करते हैं, यानी हाईवे को गुजारते कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ से गुजारना अच्छा होगा। ठीक है, तो एक आइडियल हाईवे के लिए अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल हाईवे। यानी अगर हम कोई ऐसा हाईवे बनाए जो एकदम आइडियल हो, ऐसा ही हाईवे बनना चाहिए, तो उसकी कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो अलाइनमेंट हो वो एकदम छोटा से छोटा हो और स्ट्रेट हो, यानी एकदम स्ट्रेट। क्योंकि जब अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होगा तभी तो शॉर्टेस्ट रूट होगा। सपोज ये हमारा दिल्ली है, ये लखनऊ है, अगर हम लखनऊ से दिल्ली एकदम स्ट्रेट रोड बना सकें तो यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और जब सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा तो सबसे इकोनॉमिकल होगा। लेकिन आपको पता है ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये तो आइडियल कंडीशन है। यहाँ कोई कोई शहर है, यहाँ कोई शहर है, यहाँ कोई शहर है, और इनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको रोड को कुछ ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो जो हमारा शॉर्ट रूट वाला क्राइटेरिया था वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन एक आइडियल हाईवे के लिए रिक्वायरमेंट यही होनी चाहिए कि स्ट्रेट वे बन के आए। ठीक है, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि ईजी टू कंस्ट्रक्ट हो। एंड मेंटेन। ईजी टू कंस्ट्रक्ट कब होगा, जब अनड्यूलेशंस थोड़े कम होंगे, यानी जो एरिया है जिन 2 पॉइंट्स के बीच में सड़क बनाई जा रही है वो लगभग सेम एलिवेशन की पॉइंट्स हो, और उनके बीच में कोई भी हिल या डिप्रेशन वगैरह ना आए, तो उसको कंस्ट्रक्ट करना आसान है, क्योंकि हमको कुछ कटिंग या कुछ फिलिंग करनी नहीं पड़ेगी। तीसरा आइडियल अलाइनमेंट क्या हो सकता है, सेफ फ्रॉम बोथ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो अलाइनमेंट है वो एकदम सेफ हो। सेफ का मतलब क्या है, जैसे हम हिल के अगर अराउंड कभी बनाते हैं रोड, तो हिल को जब हमको काटना पड़ता है तो वहाँ पर हमको शार्प कर्व देने पड़ते हैं। अब जितना हो सके वो शार्प कर्व को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी कर्व शार्प होगा, शार्प कर्व का मतलब क्या है, रेडियस उस कर्व की बहुत कम है। तो क्या होगा, गाड़ियों को आगे की गाड़ी दिखेगी नहीं जब वो कर्व पे आएंगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जब भी हम अलाइनमेंट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के शार्प कर्व ना हो, यानी इट शुड बी सेफ फ्रॉम ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और चौथा क्या है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये तो हमारे आइडियल कंडीशन हो गए कि किसी हाईवे को अलाइन करते समय इन 4 बातों का ध्यान रखो कि हाईवे हमारा जितना हो सके स्ट्रेट हो, कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान हो, मेंटेन करना आसान हो, सेफ हो, और वो इकोनॉमिकल हो। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक हाईवे अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमको अपना अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ता है।
सबसे पहले तो ब्रिज साइट, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी कहीं रिवर्स आती हैं और रिवर का वो पोर्शन जहाँ पर वो ज़्यादा मेंडर कर रही है, मेंडर का मतलब लहरा रही है, जैसे यहाँ पर रोड देख रहे हैं ना, सॉरी नदी, ये क्या मेंडर कर रही है नदी, तो हम यहाँ पर कहीं ब्रिज नहीं बनाएंगे। हम ब्रिज कहाँ बनाएंगे? नदी का वो पोर्शन जो थोड़ा सा स्ट्रेट हो। इसलिए अगर हमको यहाँ पर कहीं ब्रिज बनाना है तो हमको अपनी सड़क को इस ब्रिज की तरफ से गुजरना पड़ेगा और हमको अपने हाईवे का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ जाएगा। तो एक ये फैक्टर है जो अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? माउंटेन। अगर रास्ते में कहीं माउंटेन पड़ गया तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो माउंटेन के बीच से आप टनल खोदें और या तो माउंटेन के अराउंड आप होकर के अपनी सड़क बना दें। जैसे सपोज ये आपका माउंटेन है, ठीक है, और ये एक आपकी लोकेशन है और आपकी ये लोकेशन है, तो यहाँ से आकर के आप इसके अराउंड होकर के भी आप अपनी सड़क बना सकते हैं, क्योंकि टनल खोदने में कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लग जाता है। तो माउंटेन आपका एक फैक्टर हो गया जो आपके अलाइनमेंट चेंज कर सकता है। दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट टाउन। सपोज कहीं पर पहले से टाउन मौजूद है, यानी यहाँ कहीं पर खूब सारे घर पहले से बने हुए हैं, तो क्या होगा? जब आप सड़क बनाएंगे तो इनके घरों को तो तोड़ नहीं सकते, पहले से बने हुए हैं, तो अपना कोर्स आपको सड़क का चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा अराउंड करके निकालना पड़ेगा। तो ये आपका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए एक मेजर फैक्टर आ गया, क्या कि पहले ही से टाउन बना हुआ है, इंटरमीडिएट टाउन अगर है तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। चौथा क्या है? रिलीजियस प्लेसेस, यानी अगर कहीं पर मंदिर मस्जिद वगैरह बना हुआ है तो आप उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, वहाँ के लोकल के लोग विरोध करेंगे, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह के इश्यूज़ में फंसे, तो आप उन सारे प्लेसेस को, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, उनको अवॉइड करते हुए अपने हाईवे को लाइन कर देंगे। या आपका कोई बहुत ही वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर पहले से म्यूजियम वगैरह बना हुआ है और बहुत कॉस्टली है और आप उसके नीचे से कोई, सॉरी, इसके बगल से कोई सड़क नहीं गुजारना चाहते, तो आप अपने हाईवे को अलाइन कर देंगे वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? लेक, यानी लेक या पॉन्ड, तालाब वगैरह। इसके अलावा ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या है? सपोज ये जो टाउन है, यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा अमीर है, ये उस सड़क को बार बार इस्तेमाल करेंगे मार्केट जाने के लिए, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग थोड़े गरीब हैं, ठीक है, या यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं है, तो क्या है कि यहाँ के लोग रोड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इनकी तरफ से इतनी चौड़ी रोड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड बनाने में तो खर्चा है ना। तो हम ऐसा अलाइनमेंट नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे? अलाइनमेंट ऐसा रखेंगे कि जहाँ के लोगों को ज़रूरत है या जहाँ पर हमको ट्रैफिक मिल सकता है, हम अपने रोड को वहाँ से अलाइन करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जो भी रोड का अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये सबसे पहले देखेंगे कि भाई वो इकोनॉमिकल है भी कि नहीं वो रूट, हम टनल बनाना है कि नहीं बनाना है, हमको ब्रिज बनाना है कि नहीं बनाना, हमको अंडरपास तो नहीं बनाना पड़ जाएगा, यानी अगर अगर कई जगह पर ऐसा है कि नाले बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने पड़ जाएंगे। अगर कैनाल बहुत ज़्यादा है तो हम उन जगह से बचेंगे और अपने रोडवे को कहीं और से पास करवाएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हाईवे का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। तो खैर पहले चैप्टर में बस आप इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होती है और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका।